आज हम मेजर्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में आपका जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध की गणना कैसे की जाती है, उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सहसंबंध आखिर होता क्या है। सहसंबंध सामान्य भाषा में अगर हम समझे कि सह और संबंध मतलब दो चीज़ों के बीच में संबंध। जैसे अभी हाल ही में धोनी ने संन्यास लिया तो साथ साथ रैना ने भी संन्यास ले लिया कि भाई तू नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूँगा। तो यह एक प्रकार का उनका जो सहसंबंध है वह है एक धनात्मक सहसंबंध है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देखें कि जैसे बहुत तेज़ बारिश होती है तो बच्चे कॉलेज में कम आते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे ज़्यादा बारिश होगी वैसे वैसे बच्चों की संख्या में कमी आएगी। मतलब एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर में कमी आती है, तो वो भी सहसंबंध है, पर वो किस प्रकार का सहसंबंध है? ऋणात्मक सहसंबंध है। और एग्जाम्पल देखें हम कि बारिश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे खरीफ की फसल की पैदावार भी बढ़ती है एक सीमा तक, उसके बाद तो निश्चित रूप से कम जाएगी। तो ये भी एक सहसंबंध हो गया वर्षा की मात्रा और फसल की पैदावार के बीच में। तो यह सहसंबंध आप समझ गए होंगे कि दो चरों के बीच में कि एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम कहते हैं सहसंबंध। सांख्यिकी में सहसंबंध को दो समंग श्रेणियों के बीच में ज्ञात किया जाता है कि एक समंग श्रेणी के जो विभिन्न मूल्य हैं उनका दूसरी समंग श्रेणी के विभिन्न मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को आधार पर सहसंबंध बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक सहसंबंध होता है, एक ऋणात्मक सहसंबंध होता है। धनात्मक सहसंबंध वो होता है जिसमें एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ता है या एक चर के घटने पर दूसरा चर भी घटता है तो वह होता है धनात्मक सहसंबंध। मतलब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ घट रहे हैं, तो यह है आपका धनात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घटता है या एक चर के घटने पर दूसरा चर बढ़ता है। मतलब एक उत्तर जाता है दूसरा दक्षिण जाता है। समझ गए कि एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, तो ये हो गया ऋणात्मक सहसंबंध। इसके अलावा एक तीसरा सहसंबंध सामान्य रूप से और भी माना जा सकता है, जिसको कहते हैं शून्य सहसंबंध, कि मतलब एक समंग श्रेणी का दूसरी समंग श्रेणी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो उसको शून्य सहसंबंध कहते हैं। अब सहसंबंध का जो मान है वह -1 से लगाकर 0 और 0 से लगाकर +1 तक ही होता है। इससे न तो ज़्यादा होता ना ही कम। तो 0 से +1 धनात्मक सहसंबंध है और 0 से -1 ऋणात्मक सहसंबंध है। अब 0 से 1 के बीच में बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो उसके आधार पर भी इसको कुछ विद्वान 3 भागों में बांटते हैं, उच्च मध्यम निम्न। कुछ विद्वान 5 भागों में बांटते हैं, तो वो हमारा ज़्यादा इशू नहीं है। सामान्य रूप से हम सरलता के लिए इसको 3 भागों में बांट लेते हैं कि अगर 0.75 से ज़्यादा का होता है तो हम उसको उच्च सहसंबंध मान लेते हैं। 0.25 टू 0.75 तक होता है तो उसको मध्यम मानते हैं, और 0.25 से कम होता है तो हम उसको निम्न सहसंबंध मानते हैं। अब ये धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर उसमें प्लस भी लग सकता है और माइनस भी लग सकता है। तो क्लियर हो गया, सहसंबंध दो समंग श्रेणियों के बीच का संबंध है। एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक श्रेणी के मान बढ़ने पर अगर दूसरी श्रेणी के भी मान बढ़ते हैं, या एक श्रेणी के मान घटने पर दूसरी श्रेणी के भी मान घटते हैं, तो वह धनात्मक सहसंबंध है। एक श्रेणी के मान बढ़ने पर दूसरी श्रेणी का मान घटता है, या एक श्रेणी के मान घटने पर दूसरी श्रेणी का मान बढ़ता है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो वो होते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। और दोनों समंग श्रेणियों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह होता है आपका शून्य सहसंबंध। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में, 2 प्रकार के विधियाँ दी हुई है, हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पर उससे पहले आपको जो पहले वीडियो बताए गए हैं
वो ज़रूर से देखिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आने वाला जो क्वेश्चंस है वो भी आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगे।